हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग नया सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने चल रहा है बच्चों। आज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का सीरीज स्टार्ट करने चल रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए। आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेक्चर नंबर फर्स्ट। बिल्कुल स्टार्टिंग से हम लोग शुरू करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बच्चों, ये चैप्टर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चाहे कोई एग्जाम हो कंपटीशन का, IIT-JEE का हो, एडवांस हो, नीट हो, 11th 12th या कोई हायर कंपटीशन हो, किसी भी एग्जामिनेशन में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से क्वेश्चन आना 100% श्योर है। विदाउट इस चैप्टर्स, बिना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के पेपर सेट हो ही नहीं सकता। हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तक भी इस चैप्टर से आते हैं। इसका इतना ज्यादा वेटेज है। और बच्चों को ये चैप्टर थोड़ा टफ लगता है, लेकिन आई डोंट नो क्यों ऐसा होता है उनको, जबकि ये बहुत ही आसान चैप्टर होता है। मैं आपको पढ़ाऊंगा, ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा, ऐसे कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि किसी भी क्वेश्चन को आप देखते ही विदिन सेकेंड में आप उसको सॉल्व कर देंगे। बच्चों, ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है और हर लेक्चर के बाद पर्टिकुलर टाइम पर आपको नए नए लेक्चर्स मिलते रहेंगे। कोऑर्डिनेशन सीरीज आगे बढ़ती रहेगी। आप लोग एक एक वीडियो को पूरा देखिए, कॉन्सेप्ट को नोट्स बनाइए, अच्छे से लिखिए, सारे ट्रिक्स, सारे कॉन्सेप्ट को पर डे रिवाइज करिए। आपका कोई भी सवाल कंपटीशन का गलत नहीं होने पाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को शेयर करिए, ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक भी पहुंचे जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, चाहे इकोनॉमिक परिस्थितियां हो, चाहे जैसे भी चीजें हो। जो बच्चे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले, उनको भी इसका फायदा मिले, उनका भी सिलेक्शन हो सके, उनका भी फ्यूचर, उनका भी भविष्य बन सके। आइए हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को 1 by 1 बिल्कुल स्टेप से पढ़ेंगे हम लोग। आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर फर्स्ट। और आज हम लोग पूरा इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, कैसे क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कैसे बनता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्या इनका रिप्रेजेंटेशन होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चन को हम हैंडल करेंगे, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये ढेर सारी चीजें मैं आपको अब सिखाने चल रहा हूं और आप एकदम निश्चिंत हो जाइए, आपका कभी कोई सवाल अब गलत होने वाला नहीं है कंपटीशन का। चाहे वो IIT का हो, JEE का हो, एडवांस का हो, नीट का हो। बच्चों, एक चीज आप याद रखिएगा कि बच्चों को प्रॉब्लम रहती है कि हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। एक सबसे बारीक बात आपको बता दे रहे हैं, बाकी अंदर तो हम लोग बहुत डिटेल पढ़ेंगे। अगर किसी कंपाउंड के अंदर आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट मिल जाए तो आप ये समझ जाइए कि वो कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। सबसे सिंपल पहचान है, बिना कुछ पढ़े हुए आप क्वेश्चन को पहले पकड़िए। अगर आपके क्वेश्चन में, आपके कंपाउंड में अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है तो वो कंपाउंड डेफिनेटली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। आइए हम लोग आगे चलते हैं, क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इस पे बात करते हैं। कहते हैं कि कंपाउंड must have coordinate bond, compound must have coordinate bond and form by addition of 2 or more molecules।
2 or more molecules are called as coordination compound. Coordination compound. बच्चों, कोई कंपाउंड जिसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, कंपाउंड मस्ट हैव कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड फॉर्म बाय द एडिशन ऑफ 2 or more molecules आर कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. कोई भी कंपाउंड हो जिसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होना चाहिए और वो मॉलिक्यूलर एडिशन से बना होना चाहिए. कंपाउंड 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूलर एडिशन से जब कंपाउंड बनता है जिसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. अब जो ये मॉलिक्यूलर एडिशन है, ये बच्चों 2 तरीके का है. नेक्स्ट पॉइंट, molecular addition is of two type. ये मॉलिक्यूलर एडिशन 2 तरीके का होता है. क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे. अभी के कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझना है. हर एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है. आपको बीच बीच में हम ट्रिक बताते रहेंगे, कैसे क्वेश्चन को ट्रिक लगा के विद इन सेकेंड में आंसर निकालेंगे. आप बीच में ट्रिक भी बताते रहेंगे, आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाते रहेंगे. आपको बस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे मिस हो सकता है जो एग्जाम में आपके लिए हानिकारक हो सकता है. आइए, ये मॉलिक्यूलर एडिशन 2 तरीके का होता है. सबसे पहला मॉलिक्यूलर एडिशन हमारे पास आ रहा है फर्स्ट मॉलिक्यूलर एडिशन. और यह है डबल साल्ट. फर्स्ट मॉलिक्यूलर एडिशन इज डबल साल्ट. इसके बाद हमारे पास आ रहा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. मॉलिक्यूलर एडिशन से 2 तरह के कंपाउंड बनते हैं. मॉलिक्यूलर एडिशन 2 तरीके का होता है. पहला मॉलिक्यूलर एडिशन हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ डबल साल्ट एंड सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स साल्ट. तरीके का होता है फॉर्मेशन ऑफ डबल साल्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स साल्ट. आप पहले इतना बनाइए, फिर इसके बाद हम लोग 1 by 1 पढ़ेंगे और आपको यह भी सिखाएंगे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन डबल साल्ट है और कौन कॉम्प्लेक्स साल्ट है. एक एक कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करेंगे आज. आइए, तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा आप डबल साल्ट. डबल साल्ट जैसे हमारे पास है KCl प्लस MgCl2 प्लस 6 वाटर. जब इसका मॉलिक्यूलर एडिशन होगा तो हमें कंपाउंड देगा KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O और इस कंपाउंड को बोलते हैं बच्चों कार्नेलाइट. क्या बोलते हैं? कार्नेलाइट. क्या बोलते हैं? कार्नेलाइट. इस कंपाउंड का नाम है कार्नेलाइट. सेकेंड हमारे पास आ रहा है जैसे K2SO4 प्लस L2SO4
का होल थ्राइस प्लस 24 वाटर। जब इसका आप मॉलिक्यूलर एडिशन कराएंगे, ये है K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24 वाटर मॉलिक्यूल्स, इसे बोलते हैं पोटास एलम। पोटास एलम फिटकरी बन गई। क्या बन गई? फिटकरी। नेक्स्ट डबल साल्ट हमारे पास आ रहा है FeSO4 प्लस अमोनियम सल्फेट प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। बच्चों जब इसका मॉलिक्यूलर एडिशन होगा तो हमें मिलेगा FeSO4 डॉट अमोनियम सल्फेट डॉट 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, और इसका नाम होता है मोहर साल्ट। इसे क्या बोलते हैं? मोहर साल्ट। ये हमारे पास सब है डबल साल्ट। क्या बन गया? डबल साल्ट है या फिर कॉम्प्लेक्स साल्ट है। तो हम बहुत आसानी से पहचानेंगे कि जो डबल साल्ट होते हैं, ये डबल साल्ट लूज आइडेंटिटी double salt lose identity in aqueous solution. In aqueous solution gives all test of ion, all test of ions। बच्चों डबल साल्ट सॉल्यूशन के अंदर अपनी आइडेंटिटीज को खो देते हैं। सॉल्यूशन में इनकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। जैसे आप इनको एक्वस में या वाटर में डालेंगे, ये कंप्लीट आयनाइज हो जाएंगे और सारे आयंस के टेस्ट दे देंगे। जैसे आपके पास था KCl, आपको दिखाते हैं, डॉट MgCl2 डॉट 6H2O था। आपने कार्नेलाइट लिया, ये क्या था? कार्नेलाइट। और इस कार्नेलाइट को जैसे ही आप वाटर में डालेंगे, ये वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे, सारे आयंस में टूट जाएंगे। ये अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को खत्म कर देंगे। ये डबल साल्ट की सबसे बड़ी पहचान होती है कि डबल साल्ट को जैसे ही आप वाटर में डालोगे, डबल साल्ट अपनी पहचान को खत्म कर देगा, वाटर में कंप्लीट आयनाइज हो जाएगा, एक एक आयंस में ब्रेक कर जाएगा, तो समझ लो कि ये डबल साल्ट है। जैसे आपने कार्नेलाइट को डाला वाटर में, तो कार्नेलाइट ब्रेक कर गया, K प्लस प्लस Cl माइनस प्लस Mg+2 खत्म हो गया। ये सारे आयंस में ब्रेक कर गया, टूट गया। ये आयंस में जितने आयंस बन सकते थे सारे आयन में खत्म हो गया। ये अपनी पहचान को खत्म कर दिया, अपनी आइडेंटिटीज को लूज कर दिया। ये डबल साल्ट की सबसे बड़ी पहचान होती है बच्चों, कि जैसे ही डबल साल्ट को आप वाटर में डालेंगे, ये सॉल्यूशन में, ये वाटर में कंप्लीट आयंस में टूट जाएंगे। बना लिया? हटा दे। अब हेडिंग प्लेस करिएगा, नेक्स्ट हेडिंग प्लेस करिए, और हमारे पास आ रहा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या कॉम्प्लेक्स साल्ट भी बोल सकते हैं आप, ऐसा नहीं है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बच्चों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, थोड़ा इस पे आप ध्यान दीजिएगा। कैसे लिखा जाता है?
रिप्रेजेंटेड एज। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सपोज करिए कि हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कोई एक फॉर्मेट में तैयार कर रहा हूं आपको पहचानने के लिए। ये है ये लीजिए बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एक जनरल फॉर्मेट है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का इमेज कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखने में कैसा होगा, उसका एक प्रतिबिंब आपके सामने है। अगर आप इसको देखिए तो इसे बोलते हैं काउंटर आयन। काउंटर आयन। और बच्चों ये काउंटर आयन है, तो यहां पर एक चीज लगा लीजिएगा और एनायन। बच्चों ये कॉम्प्लेक्स आयन का एक जनरल फॉर्मेट है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते कैसे हैं? ये है आपका काउंटर आयन और ये भी आपका है काउंटर आयन। क्या है ये? काउंटर आयन। काउंटर आयन का काम कॉम्प्लेक्स में केवल चार्ज को बैलेंस करने का होता है। ठीक है? हाँ। अगर इसके बाद आप बात करिए तो काउंटर आयन के बाद कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक ही काउंटर आयन होगा। या तो ये काउंटर आयन होगा, ये नहीं होगा तो ये काउंटर आयन होगा, लेकिन होगा एक ही। दो काउंटर आयन नहीं आएंगे, या तो एक काउंटर आयन ये आएगा या तो फिर वो आएगा, बट आएगा एक ही। अगर इसको छोड़ दिया जाए तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें बंद हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट में बच्चों जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें बंद हैं, इन सबको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर केवल दो ही चीज को रहने की परमिशन है, और एक आप देख ही रहे हैं, यह है सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल। और दूसरा हमारे पास बच्चों आ रहा है लिगेंड। लिगेंड। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर केवल दो चीज हमेशा आपको देखने को मिलेगा, एक तो सेंट्रल मेटल और दूसरा लिगेंड। ये क्या है भैया? ये है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या है ये? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर। ये एक जनरल फॉर्मेट है आपके पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज बच्चों, एक चीज हमेशा आप याद रखेंगे, जो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये नॉन आयनाइजेबल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं, ये कभी भी सॉल्यूशन के अंदर, वाटर के अंदर आयनाइज नहीं होगा। नॉन आयनाइजेबल पार्ट है। नॉन आयनाइजेबल पार्ट है ये। कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक नॉन आयनाइजेबल पार्ट है, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जितनी भी चीजें हैं वो सब के सब आयनाइजेबल पार्ट हैं। कैसा पार्ट है? आयनाइजेबल पार्ट। ठीक है? ये आयनाइजेबल पार्ट है, ये आयनाइजेबल पार्ट है। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि जितनी भी चीजें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी गई हैं, जब आप सॉल्यूशन में इनको डालेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की चीजें नॉन आयनाइजेबल हैं। ये वाटर में आयनाइज नहीं होंगी, कोई भी आयंस में ब्रेक नहीं होगा, कोई भी कैटायन या एनायन कुछ नहीं बनेगा। इतना पार्ट सॉल्यूशन में एज सच पड़ा रहेगा। लेकिन इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं, चाहे लेफ्ट में हो या राइट में हो, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें
वाटर में डालने पर आयनाइज हो जाएंगी, राइट। आप देख लीजिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसा होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, इनको आप समझिए। इसके बाद हम हटाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हम आपको एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं। जैसे आपने जो बनाया था उसका एग्जाम्पल देखिए। जैसे हमने कोई कॉम्प्लेक्स ले लिया, हमारे पास आ रहा है K4FeCN का होल 6, Cn का होल 6 लीजिए, दैट इज द कॉम्प्लेक्स। ये क्या है? काउंटर आयन है, काउंटर आयन। बच्चों ये क्या है? सेंट्रल मेटल है। क्या है? सेंट्रल मेटल। ये क्या है? लिगेंड है। लिगेंड क्या है? क्या चीजें होती है सब डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। ये क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर है। लीजिए सेकंड लेते हैं, जैसे Cu होल 6 Cl2। ये लीजिए, ये क्या है? सेंट्रल मेटल है बच्चों। ये क्या चीज है? लिगेंड है। ये क्या चीज है? कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर है। ये क्या चीज है? काउंटर आयन है, काउंटर आयन है जो कि चार्ज बैलेंस करता है। लीजिए बनाइए। यह है जो आपको कॉम्प्लेक्स दिखाया गया, इस तरह का कॉम्प्लेक्स होता है। एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लेक्स का। कॉम्प्लेक्स में क्या चीजें कहां पर कैसे प्लेस की जाती हैं आप उसको देखिए। बच्चों देख लिया? बच्चों वीडियो को पूरा देखिएगा। अभी मैं आपको कुछ ट्रिक भी बताऊंगा और पर डे मैं आपको डेली 2, 4, 6 ट्रिक पर डे देता चलूंगा ताकि आप क्वेश्चंस को विदिन सेकंड में सॉल्व कर पाएं। उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, नहीं तो आपके ट्रिक्स आपसे मिस कर जाएंगे, जिससे एग्जाम में आपके लिए धोखा हो सकता है। ध्यान से समझिएगा चीजों को। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नेवर लूज इट्स आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कभी भी अपनी पहचान को सॉल्यूशन में खोते नहीं हैं, ठीक है। यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड never gives यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नेवर कंप्लीटली आयनाइज, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड never completely ionize in solution, बच्चों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कभी भी आप जैसे ही वाटर में इनको डालेंगे ये अपनी आइडेंटिटीज को खोएंगे नहीं, ये अपनी आइडेंटिटीज को लूज नहीं करेंगे। ये कभी भी सारे आयंस का टेस्ट आपको सॉल्यूशन में नहीं देंगे। ये कंप्लीट आयनाइज नहीं होते हैं, क्योंकि आपने कहा था कोऑर्डिनेशन स्फीयर का पार्ट नॉन आयनाइजेबल पार्ट है, वो आयनाइज ही नहीं होगा। जो बाहर लगे हुए हैं वो थोड़ा बहुत आयन आपको दे सकते हैं, लेकिन ये कंप्लीट आयन नहीं देंगे, ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं होंगे सॉल्यूशन के अंदर। बस यही कॉम्प्लेक्स था K4FeCN का होल 6। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है। जैसे आपने इसको वाटर में डाला, जैसे आपने इसको वाटर में प्लेस किया, तो बताइए ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की चीजें तो नॉन आयनाइजेबल हैं,
जो बाहर की चीजें हैं बस वो आयंस आपको मिल सकता है, यानी K4+, ठीक है, 4K+, और यहां से आपको मिल जाएगा FeCN6 - anion। लीजिए, बस इतनी चीजें आपको मिलेंगी। इसके अंदर की कोई भी चीज आयनाइज नहीं होगा वाटर में, बस आपको इतने आयंस मिलेंगे बस। ये कंप्लीट आयनाइज नहीं होते हैं। कॉम्प्लेक्स साल्ट की ये पहचान होती है कि कॉम्प्लेक्स साल्ट अपनी आइडेंटिटीज को कभी खत्म नहीं करते हैं। कॉम्प्लेक्स साल्ट कभी भी कंप्लीट आयनाइज नहीं होते हैं सॉल्यूशन के अंदर, ये आपको याद रखना होगा। आइए, बना लिया बच्चों? अगर आपने बना लिया तो 2 पॉइंट हमेशा याद रखिएगा जिससे आपके क्वेश्चन गलत ना हो। पहली चीज, डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट को कैसे पहचानेंगे? डबल साल्ट वाटर में डालने पर कंप्लीट आयनाइज हो जाएगा, अपनी आइडेंटिटीज को खत्म कर देगा, सारे आयंस के टेस्ट आपको सॉल्यूशन में देगा, अपनी पहचान को फिनिश कर देगा। वहीं पर जब आप वाटर में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को डालेंगे तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अपनी आइडेंटिटीज को कभी भी खत्म नहीं करेंगे, ये कंप्लीट आयनाइज नहीं होंगे सॉल्यूशन के अंदर, और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बाहर की चीजें होंगी वो आपको आयंस मिल जाएंगे, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा वो कभी भी आयनाइज सॉल्यूशन में नहीं होगा। यानी डबल साल्ट अपनी आइडेंटिटीज को लूज कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स साल्ट अपनी आइडेंटिटीज को लूज नहीं करते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो डबल साल्ट हैं ये कंप्लीट आयनाइज होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स साल्ट हैं वो सॉल्यूशन में वाटर पे कभी भी कंप्लीट आयनाइज नहीं होते हैं। बस इसी पहचान को आप याद रखेंगे जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगली हेडिंग प्लेस करिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, हेडिंग प्लेस करिए बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है वो चीजें हम आपको सिखाएंगे कि कॉम्प्लेक्स कितने तरीके के होते हैं। हेडिंग प्लेस कर लिया, चलिए हटाते हैं। तो जो ध्यान रखेंगे आप लोग कि जो कॉम्प्लेक्स होता है इसको बेसिकली 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। पहली कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी और तीसरी कैटेगरी। ये कॉम्प्लेक्स सबसे पहले हमारे पास आता है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, इसके बाद हमारे पास आता है एनायनिक कॉम्प्लेक्स। एनायनिक कॉम्प्लेक्स, इसके बाद हमारे पास आता है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, दैट इज अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो जो हमारे पास 3 तरह कॉम्प्लेक्स आ गए, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। क्या चीज होता है? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर CS, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो स्क्वायर ब्रैकेट था, कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैविंग पॉजिटिव चार्ज, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैविंग
नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैविंग नो चार्ज। बच्चों जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कोई चार्ज ही नहीं आएगा तो हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, निगेटिव चार्ज आता है तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कोई चार्ज नहीं आता है तो वो हो जाएगा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, ऑलवेज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। आइए आपको दिखाते हैं एग्जांपल्स। जैसे Cu अमोनिया का होल सेक्स Cl2। अब बच्चों ये कैसा कॉम्प्लेक्स है? आप इसको ब्रेक कर दीजिए तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या आ जाएगा? -2 +2। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कैसा चार्ज आ गया? प्लस। तो अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर प्लस चार्ज है तो हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा है? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। अब इस कैटायनिक कॉम्प्लेक्स को जब आप वाटर में डालेंगे, वाटर में डालेंगे तो हमें ये क्या चीज देगा? ध्यान दीजिएगा, Cu अमोनिया का होल सेक्स +2 2Cl-, यानी क्या बना? कॉम्प्लेक्स कैटायन। क्या बना बच्चों? कॉम्प्लेक्स कैटायन और सिंपल एनायन। कॉम्प्लेक्स कैटायन और सिंपल एनायन वाटर में डालने पर हमें इसने क्या दे दिया? कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड सिंपल एनायन। क्या दिया? कॉम्प्लेक्स कैटायन और सिंपल एनायन। वीडियोस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, सिंपल एनायन। तो बच्चों कैटायनिक कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जिनके कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जैसे आपका ये कॉम्प्लेक्स है। जैसे ही आप कैटायनिक कॉम्प्लेक्स को वाटर में प्लेस करेंगे, डालेंगे, आपका ये कॉम्प्लेक्स ब्रेक करेगा और आपको देगा कॉम्प्लेक्स कैटायन जो कि पॉजिटिव चार्ज है और सिंपल एनायन। आइए आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, यानी उसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, तो हम कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं, दैट इज योर K4 FeCN का होल सेक्स, FeCN का होल सेक्स। ये लीजिए, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है। अब आप देखिए, इसको जरा ब्रेक करके देखिए, इसके ऊपर -4 चार्ज आ गया। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर कैसा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अगर स्क्वायर ब्रैकेट पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यानी हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा कॉम्प्लेक्स है? एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। अगर इस एनायनिक कॉम्प्लेक्स को आप वाटर में डालेंगे तो आपको ये देगा 4K प्लस FeCN का होल सेक्स -4, यानी इस बार हमें मिला सिंपल कैटायन, लेकिन कॉम्प्लेक्स एनायन। आइए न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स को लेते हैं, यानी एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसके ऊपर कोई भी चार्ज न हो, जिसके कोऑर्डिनेशन के ऊपर कोई चार्ज ना आने पाए, ऐसा कॉम्प्लेक्स हम लोग लेते हैं। लाइक दैट हमारे पास कॉम्प्लेक्स आ गया NiCO का होल 4। बच्चों ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, इसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी इसके स्क्वायर ब्रैकेट पर कोई भी चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी काउंटर आयन नहीं है, न कोई काउंटर आयन लेफ्ट में है न कोई काउंटर आयन राइट में है। कोई चार्ज बैलेंस करने का झंझट ही खत्म हो गया। यानी अगर आप इसको वाटर में डालेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है? NiCO का होल 4। लीजिए, हमें क्या मिला? कोई चार्ज नहीं, 0 चार्ज। ठीक है, तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स बन गया?
न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो गया, न्यूट्रल हो गया। लीजिए ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, ये जनरल बॉडी हमारे पास कॉम्प्लेक्स की है। कैटानिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कैसे पहचानते हैं कॉम्प्लेक्स को। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कब पॉजिटिव चार्ज आता है, कब नेगेटिव आता है, कब कोई चार्ज नहीं आता है, और सोल्यूशन में डालने पर, वाटर में डालने पर ये किस कैटेगरी के आपको आयंस देंगे। ठीक है, अगला हेडिंग बच्चों प्रेस करिएगा, नेक्स्ट हेडिंग प्लेस करिएगा, नेचुरल कॉम्प्लेक्स। नेचुरल कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स भी होते हैं जो नेचर में पाए जाते हैं और आप जानते भी हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट भी होते हैं। जैसे हमारे पास हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन है, थाइलोसाइनिन, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है। अगला हमारे पास है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल भी एक अच्छा कॉम्प्लेक्स होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है विटामिन B12, विटामिन B12 ये भी एक अच्छा कॉम्प्लेक्स में आता है। और लिस्ट में हमारे पास लास्ट में आ रहा है सिस्प्लेटिन, सिस्प्लेटिन जो एक अच्छा मेडिसिन होता है कैंसर के लिए, ये एंटी कैंसरस ड्रग होता है, कैंसर में इस्तेमाल करते हैं। हीमोग्लोबिन में बच्चों जो सेंट्रल मेटल होता है वो आपको याद रखना है, Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, जो इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके कंपटीशन में आ चुका है। थाइलोसाइनिन जो कॉपर+2 ऑक्सीडेशन में सेंट्रल मेटल होता है, ये एक तरह का ब्लू पिगमेंट होता है जो पिकॉक के फीदर्स में पाया जाता है, मोर के मोरपंख में पाया जाता है। जो क्लोरोफिल होता है उसका सेंट्रल मेटल मैग्नीशियम आयन होता है, वो भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। विटामिन B12 जो होता है उसमें कोबाल्ट+2 में होता है सेंट्रल मेटल। सिस्प्लेटिन आपके सामने है, Pt अमोनिया खोल Cl2, ये है बच्चों सिस्प्लेटिन, ये एंटी कैंसरस ड्रग है। बच्चों कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर दो चीजें थी। सबसे पहली चीज जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आती थी वो थी सेंट्रल मेटल, याद करिए आप, सेंट्रल मेटल। और दूसरा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रहने का परमिशन था, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर दो ही चीज को रखने की परमिशन है, फर्स्ट इज सेंट्रल मेटल एंड सेकेंड इज लिगेंड। बहुत बड़ा रोल होता है लिगेंड का। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर दो चीजें हैं, एक तो सेंट्रल मेटल, दूसरा लिगेंड। बना लीजिए, फिर हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल मेटल। बच्चों एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोई भी मेटल सेंट्रल मेटल बन सकता है? क्या कोई भी मेटल कॉम्प्लेक्स का अंदर सेंट्रल मेटल का दर्जा पा सकता है? क्या कोई भी मेटल को हम कॉम्प्लेक्स के अंदर रख सकते हैं, सेंट्रल मेटल बना सकते हैं? आंसर है नो। किसी भी मेटल को सेंट्रल मेटल बनने की परमिशन नहीं है। सेंट्रल मेटल बनने के लिए कुछ शर्तें हैं जो माननी पड़ेंगी, तभी सेंट्रल मेटल बनने दिया जाएगा। तो only that metal are central metal, only that metal are central metal which must have पहली चीज, सेंट्रल मेटल केवल वही मेटल बन सकता है जिसके पास जरूर होना चाहिए, पहली चीज बैक-एंड d ऑर्बिटल, बैक-एंड d ऑर्बिटल, which must have बैक-एंड d ऑर्बिटल। दूसरा
हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। तो बच्चों केवल वही मेटल सेंट्रल मेटल बन सकता है जिसके पास बैक एंड डी ऑर्बिटल हो विथ सुटेबल एनर्जी। इस बात को भी पढ़ा लो, विथ सुटेबल एनर्जी। तो बच्चों सेंट्रल मेटल केवल वही मेटल बन सकता है जिसके पास बैक एंड डी ऑर्बिटल हो और सुटेबल एनर्जी होनी चाहिए। दूसरा, उसके पास हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होनी चाहिए। अगर ये दो शर्तों को आपका मेटल फुलफिल करता है तो वो मेटल सेंट्रल मेटल का दर्जा पा सकता है, वो कॉम्प्लेक्स के अंदर सेंट्रल मेटल बन सकता है। एक चीज। दूसरी चीज, ये दोनों शर्तें जो आप देख रहे हैं, इन दोनों शर्तों को फुलफिल करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट। केवल डी ब्लॉक या ट्रांजिशन एलिमेंट इन शर्तों को फुलफिल करते हैं, इसीलिए ज्यादातर कॉम्प्लेक्स के अंदर जो सेंट्रल मेटल होते हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट ही होते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट ही होते हैं सेंट्रल मेटल, क्योंकि उन्हीं के पास बैक एंड डी ऑर्बिटल होता है, उन्हीं के पास हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होती है। ठीक है, तो दिस कंडीशन are fulfilled by D block element, D block element या ट्रांजिशन एलिमेंट, ये भी बोल सकते हैं आप, या ट्रांजिशन एलिमेंट। इन शर्तों को कौन फुलफिल करता है? डी ब्लॉक के एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट इन कंडीशन को फुलफिल करते हैं, इसीलिए डी ब्लॉक के एलिमेंट ज्यादातर कॉम्प्लेक्स के अंदर में सेंट्रल मेटल बन के आते हैं। बनाइए, जैसे मान लीजिए हमारे पास आ रहा है आयरन है, सपोज करिए आयरन सेंट्रल मेटल बन के आता है। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26 होता है, आपको पता ही होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d6 4s2, 3d6 4s2 आयरन का सेंट्रल मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आइए बनाते हैं, आप देखिएगा। डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5। डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, बोलिए होते हैं सर। अच्छा बच्चों, एस में केवल 1 ऑर्बिटल होता है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। इसमें देखिए केवल 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एक ही सबसेल होता है। इसके बाद वन टू थ्री फोर 1 2 3 4 5 3। आप देखिए ये क्या है? ये 3D है। ये क्या है? 4s है। ये 4p है, ये 4d है। तो ये दोनों आप देखिए, ये क्या है? बैक एंड डी ऑर्बिटल, बैक एंड ऑर्बिटल। इनके पास बैक एंड ऑर्बिटल है, इसी बैक एंड ऑर्बिटल की वजह से ही ये सेंट्रल मेटल बन जाते हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक भी पहुंचे जो बच्चे किसी कारण से कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, चाहे परिस्थितियां, चाहे इकोनॉमिक परिस्थितियां हो, चाहे जैसे भी हो, ताकि उन बच्चों तक भी वीडियो पहुंचे,
ताकि उनका भी सिलेक्शन हो सके, उनका भी वेलफेयर हो सके, उनकी भी लाइफ बन सके। थैंक यू बच्चों।